ये बड़ी खबर के साथ यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर नामांकन का समय खत्म है, औपचारिक ऐलान बाकी है और पंकज के अलावा किसी ने नामांकन नहीं किया। तो कल पंकज के नाम पर औपचारिक ऐलान होगा और मुख्यमंत्री योगी पंकज चौधरी के प्रस्तावक और केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, पंकज चौधरी के प्रस्तावक, स्मृति ईरानी और इसके साथ ही सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह प्रस्तावक, सूर्य प्रताप शाही और बेबी रानी मौर्य प्रस्तावक है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, पंकज चौधरी के प्रस्तावक। तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है और नामांकन दाखिल करने की समय सीमा दोपहर 3 बजे तक की थी। चूंकि चौधरी के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार के नामांकन दाखिल नहीं किया गया है और इसलिए उनका निर्विरोध निर्वाचन सुनिश्चित हो गया है। तो मोदी शाह के करीबी माने जाने वाले चौधरी ने राजधानी लखनऊ में मौजूद बीजेपी कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत 10 वरिष्ठ नेताओं ने उनके नाम का प्रस्ताव भी रखा। तो नए अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा अब रविवार को लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले बड़ी अपडेट खबर जो सामने आई, जहां पर यूपी के ही बीजेपी अध्यक्ष नामांकन योगी की मौजूदगी में नामांकन हुआ है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि योगी की मौजूदगी में नामांकन हुआ और इसके साथ ही लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव अब देखने को मिल सकता है और यूपी बीजेपी अध्यक्ष नामांकन। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष नामांकन और योगी की मौजूदगी में ही नामांकन। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो यूपी से हमारे साथ एडिटर आरसी भट्ट जुड़ चुके हैं। आरसी भट्ट जी, अब देखिए नया नाम सामने आया और क्या अपडेट अब देखने को मिल सकती है, क्या अहम फैसले और आगे हो सकते हैं? सुमन, अब तस्वीर पूरी तरह से साफ है। उत्तर प्रदेश के नए भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पंकज चौधरी होंगे और आज जिस तरह से सारे कयासों पे विराम लगते हुए सीधे तौर पर वो दिल्ली से लखनऊ आए और उन्होंने अपने नाम का नामांकन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी के प्रस्तावक बने और उसके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और उसके साथ साथ स्वतंत्र देव सिंह, सुरेश खन्ना, स्मृति ईरानी, सूर्य प्रताप शाही और बेबी रानी मौर्य, ये तमाम आला नेता जो उत्तर प्रदेश के हैं वो उनके प्रस्तावक बने और उन्होंने चुनाव अधिकारी, संगठन के चुनाव अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे के समक्ष जाकर उन्होंने उनके नाम का प्रस्ताव दिया और नामांकन दाखिल किया। और साथ साथ उन्हीं के नाम का प्रस्ताव सिर्फ आया है, तो यानी कि अब नामांकन का समय भी खत्म हो गया है, केवल औपचारिक ऐलान बाकी है और निश्चित रूप से अब उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पंकज चौधरी होंगे। कुर्मी हैं, ओबीसी से आते हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, महाराजगंज से सांसद हैं, 7 बार के सांसद हैं, 2 बार के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और खासतौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विश्वसनीय हैं और एक बड़ा चेहरा है ओबीसी के। और कहीं न कहीं अखिलेश की जो पीडीए की कॉट है उसको कॉट करने के लिए केंद्र में खास तौर पर जो बीजेपी का आला नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने इनको आगे लाए और तमाम महीनों से जो कयास चल रहे थे तमाम नामों पर उस पर विराम लगा और अब उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के नए चौधरी होंगे वो है पंकज चौधरी जी। बिल्कुल आरसी भट्ट जी, क्या इस नियुक्ति को, मतलब होने वाली नियुक्ति को ही 2027 विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है क्या? बिल्कुल सुमन, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं, समय बहुत कम रह गया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो अगर वोटों का ध्रुवीकरण देखा जाए, जातिगत समीकरण देखा जाए, तो वो सारी चीजें पिछड़ों पे आकर टिकती हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज पर। चूंकि पंकज चौधरी ओबीसी बिरादरी कुर्मी समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है, उनकी बड़ी संख्या है और बहुत सारी सीटों पर उनका प्रभावी रोल है। बहुत सारी विधानसभा में वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव, पिछले लोकसभा के चुनाव में कुर्मी बिरादरी समाजवादी पार्टी की तरफ चली गई थी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व को लगा कि ये पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज अगर हमसे नहीं जुड़ता है तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में कहीं न कहीं जिस तरह से लोकसभा में अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली और उनको बहुत सारी सीटें गंवानी पड़ी। अगर हम बात करें बस्ती, संत कबीर नगर और अन्य लोकसभा की सीटें जो कुर्मी बाहुल्य हैं, तो उससे उनको करारा झटका लगा और अब जाकर उन्होंने पंकज चौधरी का नाम आगे बढ़ाया, क्योंकि वो कुर्मी समाज, ओबीसी समाज से आते हैं और निश्चित रूप से आगे इसी पैटर्न पर काम होगा कि वो अपनी रैलियों में पिछड़े, अति पिछड़े समाज को जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब औपचारिक ऐलान केवल बाकी रह गया है और बस कल औपचारिक रूप से घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल, कल बिल्कुल साफ हो जाएगा आरसी भट्ट जी। लेकिन एक चीज और है जो जानना भी जरूरी हो जाता है कि पंकज चौधरी के सामने अब सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं वो क्या होने वाली है आरसी भट्ट जी? सुमन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चुनौतियां तो बहुत बड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सामने इतनी विकट समस्या है कि जिस तरह से पिछले अध्यक्ष को लोकसभा चुनाव में भारी असफलता का सामना करना पड़ा, भूपेंद्र चौधरी पूरी तरह से फ्लॉप हो गए और जिस तरह से पार्टी ने उनका उपयोगिता बनाकर ले आए थे, ना वो जाट वोट बैंक को मजबूत कर पाए भारतीय जनता पार्टी के और ना ही वो पिछड़े और पिछड़े को जोड़ पाए। तो इससे कहीं न कहीं पार्टी को ये चिंता थी और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे। बिहार चुनाव को इंतजार हो रहा था कि बिहार चुनाव जब समाप्त हो तो इनको आगे बढ़ाया जाए और फिर अमित शाह और मोदी के भरोसेमंद व्यक्ति को यहाँ पे लाया गया है और कोई ऐसा संदेश न जाए, उसके लिए योगी आदित्यनाथ स्वयं प्रस्तावक बने हैं और उन्होंने प्रस्ताव उनके नाम का किया है। अब औपचारिक ऐलान थोड़ी ही देर में है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि दोबारा 300 प्लस की सरकार बनवाना ये बहुत बड़ी चिंता है कि अच्छे लोगों को टिकट दें, उनको खासतौर पर संगठन को मजबूत करें, सभी वर्गों को साथ जोड़ें। तो ये बड़ा चैलेंज है और उनके सामने भी बड़ी चुनौतियां रहेंगी। बिल्कुल आरसी भट्ट जी, अब ये देखना भी होगा कि विपक्ष जो है इस फैसले को किस नजर से देखेगा। देखिए, विपक्ष तो निश्चित रूप से इस पैतरे को समझ रहा था और उनके पास भी, समाजवादी पार्टी के पास भी कुर्मी वोट बैंक मजबूत रूप से है, क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोट बैंक सीधे तौर पर समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की तरफ डाइवर्ट हुआ था, तो उसको लेकर उनके पास भी कुर्मी वोट बैंक मजबूती से है और विपक्ष सतर्क है। खासतौर पर उसको ये लगता है क्योंकि उसके पास भी कुर्मी नेता हैं जो बड़े लीडर हैं, राम प्रसाद चौधरी हुए और उसके साथ साथ लालजी वर्मा हुए, ये तमाम नेता हैं जो जिनका पूर्वांचल में काफी प्रभाव है। तो वो अब उसी की काट के रूप में पंकज चौधरी को आगे लाया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी सतर्क है, वो भी कहीं न कहीं अपने कुर्मी और पिछड़े या पिछड़े समाज को मजबूत करने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल आरसी भट्ट जी, जिस तरीके से आपने ये भी बताया था कि क्या वजह रही है कि बीजेपी ने पंकज चौधरी का नाम आगे किया, लेकिन अब देखें तो क्या नए अध्यक्ष की नियुक्ति से ही पार्टी में जो है वो बड़ा बदलाव देखने को भी मिल सकता है? सुमन, अपना सवाल दोहराएं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे आरसी भट्ट जी, क्या अध्यक्ष की जो नियुक्ति है उसको लेकर पार्टी में कोई बड़ा बदलाव देखने को भी मिल सकता है क्या? नहीं, पार्टी में तो संगठन के अध्यक्ष के रूप में नया बड़ा बदलाव आपको सामने दिख रहा है। एक ओबीसी समाज के व्यक्ति को शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया,
जो उसको लगता था जरूरत की, तो अब ये सबसे बड़ा बदलाव यही है। जी सुमन जी, आपका आसिफ भट्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर सपा नेता अरविंद सिंह की याचिका पर नोटिस जारी और इसके साथ ही मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन को चुनौती दी है और इस प्रक्रिया से जुड़ी ही अधिसूचना को भी रद्द करने की मांग की गई है। तो तय समय सीमा को 3 महीने बढ़ाने की भी अपील की है और कोर्ट ने इस मामले को अन्य एसआईआर मामलों से ही अलग कर दिया है। तो दायर याचिका पर 18 दिसंबर को तय की गई है सुनवाई। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2025 से शुरू होगा और सत्र में एसआईआर को लेकर गरमाएंगे मुद्दे। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर 19 से 24 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का ही शीतकालीन सत्र आगामी 19 दिसंबर 2025 से शुरू होगा और ये 24 दिसंबर तक चलेगा। तो सत्र के दौरान ही अनुपूरक बजट, राज्य निवेश योजनाओं यानी कि एसआईआर और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सरकारी सूत्रों की माने तो इस सत्र में ही सरकार अपने अनुपूरक बजट को ही पेश कर सकती है, जिससे कि कई विकास योजनाओं और खर्चों को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा ही राज्य में निवेश और औद्योगिक परियोजनाओं से जुड़ी प्रस्तावित योजनाओं पर भी व्यापक बहस होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर विधानसभा शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा ये सत्र और इसके साथ ही 24 दिसंबर तक सत्र चलेगा। एसआईआर और निवेश पर चर्चा भी संभव बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गरमाने को तैयार है। 19 दिसंबर से शुरू हो रहा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र छोटा है, लेकिन मुद्दे बड़े हैं। एक तरफ योगी सरकार का एजेंडा अनुपूरक बजट और विकास कार्य, तो दूसरी तरफ ही विपक्ष का हमला, एसआईआर, महंगाई, बेरोजगारी और इसके साथ ही कानून व्यवस्था। सदन के भीतर तीखी बहस के आसार और बाहर सियासी बयानबाजी तेज है और इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कब, कहां और कैसे होगा सत्र, क्या है और सरकार की रणनीति और क्यों विपक्ष एसआईआर को बना रहा है सबसे बड़ा हथियार। उत्तर प्रदेश विधान मंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सत्र को आहूत करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे और विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद को 19 दिसंबर की सुबह 11 बजकर वर्ष 2025 के तृतीय सत्र के लिए आहूत किया है। ये वही निर्णय है जिसे कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। हालांकि सत्र का दिनवार विस्तृत कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये सत्र 24 दिसंबर तक चल सकता है। इस दौरान कुल 6 कैलेंडर दिन होंगे, लेकिन 21 दिसंबर रविवार होने के कारण अवकाश रहेगा। ऐसे में वास्तविक कार्य दिवस केवल 4 या 5 ही दिन रह पाएंगे, यानी समय कम लेकिन एजेंडा काफी भारी। इस शीतकालीन सत्र को खास बनाता है वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुरूपक बजट पेश करने की तैयारी में है। सरकार का फोकस अधूरी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन, बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट, सामाजिक कल्याण योजनाएं, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक खर्च। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि सीमित समय के बावजूद विकास कार्यों पर कोई ब्रेक नहीं है। सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही की शुरुआत दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने से होगी। ये परंपरागत प्रक्रिया है, जिसके बाद प्रश्नकाल और अन्य विधायी कार्य शुरू होंगे। लेकिन इस सत्र का सबसे बड़ा और अहम संवेदनशील मुद्दा है विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर। समाजवादी पार्टी,
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पहले ही साफ संकेत दे चुके हैं, वो एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, आम लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई, गरीब, प्रवासी और वंचित वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं सरकार का दावा है एसआईआर का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध करना, डुप्लीकेट और फर्जी नाम हटाना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना। यानी एक ही मुद्दा लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग सियासी नजरिए। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025। 19 दिसंबर से यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 2 सेशन में 10 से ज्यादा विधेयक सदन में पटल पर रखे जाएंगे। सदन 6 दिन चलेगा, अवकाश घटेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सत्र के शुरुआती दिनों में ही एसआईआर को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हो सकता है। विपक्ष रणनीति बना रहा है, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल में आक्रामक तेवर। अगर सरकार ने जवाब से विपक्ष को संतुष्ट नहीं किया तो वॉकआउट और धरना प्रदर्शन की नौबत बात सकती है। ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही बाधित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। एसआईआर के अलावा विपक्ष इन मुद्दों को भी उठाने की तैयारी में है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। विपक्ष का कहना है कि छोटे सत्रों में गंभीर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाती और सरकार जवाबदेही से बच निकलती है। सरकार की कोशिश होगी प्रश्नकाल सुचारू रूप से चले, विधायी कार्यों को समय पर निपटाया जाए, विपक्ष के आरोपों का तथ्यों से जवाब दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष सभी दलों से शांतिपूर्ण चर्चा की अपील कर सकते हैं ताकि सीमित समय का अधिकतम उपयोग हो सके। एसआईआर बना सत्र का सबसे बड़ा मुद्दा। एसआईआर पर विपक्ष के आरोप, प्रतिक्रिया पारदर्शी नहीं, जनता को जानकारी नहीं, गरीब, प्रवासी प्रभावित। एसआईआर पर सरकार का पक्ष, मतदाता सूची की शुद्धता, फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा। राजनीतिक रूप से क्यों अहम है ये सत्र? हालांकि शीतकालीन सत्र छोटा है लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। आगामी चुनावी माहौल, मतदाता सूची से जुड़ा एसआईआर, सरकार बनाम विपक्ष का सीधा टकराव। ये सत्र ये भी तय करेगा कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट इस सत्र की सबसे अहम विधायी प्रक्रिया मानी जा रही है। अनुपूरक बजट को अक्सर सरकार की प्राथमिकताओं का आईना माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक इस बजट में ग्रामीण विकास, शहरी आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, पुलिस व्यवस्था और सामाजिक योजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान दिए जा सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से ये बजट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकार ये संदेश देना चाहती है कि चुनावी माहौल के बीच भी विकास की रफ्तार थमी नहीं है। वहीं विपक्ष इस बजट को आंकड़ों और जमीनी हकीकत के पैमाने पर कसने की तैयारी में है। अनुरूपक बजट में क्या संभव? ग्रामीण विकास, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस और कानून व्यवस्था, सामाजिक कल्याण योजनाएं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र भले ही दिनों के लिहाज से छोटा हो लेकिन सियासत के लिहाज से बेहद भारी पड़ने वाला है। एक तरफ योगी सरकार अनुरूपक बजट और विकास के एजेंडे के साथ सदन में उतरने की तैयारी में है तो दूसरी तरफ विपक्ष हमीरपुर जिले में ही 55 दिनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बने बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया है। लखनऊ के ही दुबग्गा इलाके में एक मकान में छिपे प्रीतम सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसके बाद उन्हें हमीरपुर लाया गया, जहां पर सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया है। अदालत ने उन्हें पुलिस निगरानी में भेजते हुए 16 दिसंबर को हाई कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। तब तक ही प्रीतम सिंह किसान हमीरपुर के ही वृद्धाश्रम में पुलिस की निगरानी में रहेंगे। अभी ये हुआ है कि उनको सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा प्रीतम जी को, जब तक हैबियस कॉर्पस में उनको पेश करना है। अधिवक्ता इनके मिल सकते हैं, परिवार के लोग आराम से देख सकते हैं, मिलेंगे नहीं। और अब सुरक्षित पुलिस को कहा गया कि कोई भी सुरक्षित स्थान हो जिससे उनके मूल अधिकार का हनन न हो, उनके साथ कोई अमानवीय घटना न हो और कोई भी अमानवीय कृत्य न हो। किसी भी इनका मेडिकल हर 24 घंटे में इनका मेडिकल किया जाएगा, जिससे इनका चेकअप होता रहेगा कि ये सुरक्षित और कोई भी इनके साथ में पीड़ा नहीं दी जाएगी। हमीरपुर खीरी में ही घटिया सड़क निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शहर के विलोबी हॉल रोड पर, कचहरी रोड पर ही नगर पालिका द्वारा कराए गए सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और देर रात आनन फानन में ही सड़क का
काम भी पूरा किया गया था, लेकिन कुछ ही घंटों में सड़क उखड़ने लगी और बजड़ी नजर आने लगी और सतह कमजोर पाई गई है। राहगीरों की शिकायतों को ही गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल स्वयं मौके पर पहुंची और औचक निरीक्षण किया है। सड़क की हालत देखकर ही डीएम नाराज हो गई। आपको बताते चले कि निरीक्षण में जगह जगह से उखड़ी बजड़ी, घटिया सामग्री और इसके साथ ही मानकों की अनदेखी भी सामने आई है और डीएम ने ही तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। बिजनौर जनपद में मिट्टी खनन माफिया के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा मिट्टी खनन पर रोक लगाए जाने के बावजूद खुलेआम अवैध खनन जारी है। प्रशासनिक आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और जेसीबी मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर ही मिट्टी अवैध खनन किया जा रहा है और ये अवैध गतिविधियां थाना नगीना और थाना नजीबाबाद क्षेत्र में ही दिन रात जारी है, जिसमें कि पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला थाना नजीबाबाद क्षेत्र के गांव इससेपुर का है, जहां पर खुलेआम मिट्टी खनन किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। अवैध खनन से ही जहां सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है, वहीं पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंच रही है। आगरा अलीगढ़ NH 509 पर हाथरस के रुहेरी गांव के पास में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक अनियंत्रित कार ने ही बाइक सवारों और पैदल राहगीरों को रौंद दिया है, जिससे कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के समय मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ भी जमा हो गई है और कार और बाइक दोनों की बुरी तरह से क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं और सूचना मिलने पर ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उपचार भी सुनिश्चित किया गया है। बताते चले आपको कि पुलिस ने ही क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटाकर यातायात सुगम कराया है और हादसे में कार में सवार दंपति जो मेरठ से ही आगरा जा रहे थे, वो भी घायल हुए हैं। थाना हाथरस गेट क्षेत्र की पुलिस ने पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो हाथरस से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आगरा अलीगढ़ NH 509 हादसा बताया जा रहा है। बाइक और राहगीर भी यहां पर घायल हुए हैं। अनियंत्रित कार ने रौंद दिया है। दंपति भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं और वहीं पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से ही घायलों की जो मदद है वो की जा रही है और फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। हम मुजफ्फरनगर से आ रहे थे। जा कहाँ रहे थे? आगरा। ड्राइव आपको कौन कर रहा था? हुआ क्या था? अब पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। इन्हें ड्राइव करते अभी तुम्हारे सामने। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना।